हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 74th लेक्चर है और रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम इरोडोप की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम नंबर्स हैं 5.15, 5.16, 5.19 और 5.21 टू 5.26 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिक्स में नॉर्मली इरोडोप में सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्लास और वाटर ये काफ़ी आएंगे और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में नहीं दिए होते। तो म्यू ग्लास ये तो आप ले सकते हो 3/2 और म्यू वाटर ये आप ले सकते हो 4/3। ये वैल्यूज आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.15। तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है θ1 और तुमसे कहता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आपस में परपेंडिकुलर हैं और फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर यहां से जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सुनो, इसमें सिंपल से ये होता है कि जैसे ये थीटा निकालना था, ध्यान से देखना, ये θ1 निकालना था। अब ये भी θ1 हो गया। ये एयर है और ये वाटर है। अब ये ऐसे आ गया। अब आप देखो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल होगा ये तुम्हें दिख रहा होगा 90 माइनस θ1 होगा। क्यों 90 माइनस θ1? एक तरीके से θ1 तो हो गया आई एंगल और ये जो 90 माइनस θ1 हुआ ये अगर आप देखोगे तो ये आर एंगल हो गया। क्यों? अब सिंपल सी बात है कि म्यू वाटर साइन आई ओवर साइन आर रख लो, बस हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू वाटर लिख लिया 4/3। साइन आई का मतलब साइन θ1 और साइन आर का मतलब साइन 90 माइनस θ1। साइन 90 माइनस θ1 कॉस θ1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये tan θ1 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा tan θ1। तो यहाँ से θ1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई tan इनवर्स 4/3। ये हो गया tan इनवर्स 4/3। तुम्हें याद होगा ना, ये होता था बेटा, ये देखो जैसे ये 37 डिग्री है मान लो और ये 53 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल 3, 4, 5 ये बनता है ना। अगर आप देखोगे तो 3, 4, 5 का ये ट्रायंगल बनता है। तो tan इनवर्स 4/3 तुम्हें देख रहा होगा ये 53 डिग्री आएगा। क्यों? ये आ गया। इसमें जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये बाकी प्रॉब्लम्स के लिए दे रखा है जो मैंने शुरू में बताया था। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मतलब आगे की सारी प्रॉब्लम्स में इसको यूज कर सकते हो, इसलिए लिखा। अब चलते हैं
दूसरे क्वेश्चन में θ1 क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये θ1 दिया हुआ है और रिफ्रैक्टेड बीम परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड वन, वही पिछली बार की तरह है। तो इसका मतलब ये θ1 हो गया और ये ध्यान रखना है डेंसर से रेयर में जा रही है, ध्यान से देखना, डेंसर से रेयर में, तो इसका मतलब ये अवे हो जाएगी थोड़ा सा। और ये वाला एंगल हमने देखा था, ये 90 डिग्री दिया था ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया था तुम्हें, इस क्वेश्चन में भी 90 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल आ गया 90 माइनस θ1, ये हो गया। अब तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ दिस मीडिया if थीटा CR अपॉन θ1 1.28 दिया हुआ है। तो देखो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है। तो हमें सबसे पहली बात तो μ1 अपॉन μ2 निकालना है। और जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.21 आ रहा है, ध्यान रखना, ये हमें फाइंड करना है। और इसको मैं चलो x ले लेता हूँ, लेट x। तो एक तरीके से हमें x ही निकालना है कि x कितना होगा। अब सुनो, साइन θ1 CR, ये म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होना चाहिए ना, नहीं है? साइन θ1 CR वो म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब μ2 अपॉन μ1 होना चाहिए और μ2 अपॉन μ1 का मतलब एक तरीके से 1/x आ गया। एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, ठीक है ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, μ1 sin θ1, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस θ1, ये आ गया। तो इसका मतलब sin θ1 अपॉन cos θ1, ये जरा देखो, ये μ2 अपॉन μ1 आया और μ2 अपॉन μ1 जरा देखोगे तो वो 1/x होगा और ये tan θ1 आ गया। मतलब tan θ1 1/x आ गया। तो अगर मैं ट्रायंगल बना लूं, ये θ1 है, तो tan θ1 1/x दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 1 + x²। अब आप देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है sin 1 क्रिटिकल एंगल अपॉन sin θ1, sin θ1 क्रिटिकल
अपॉन साइन थीटा 1, ये दिया हुआ है 1.28। अब वैल्यू रख लेते हैं। आप देखो साइन 1 क्रिटिकल एंगल, थीटा मतलब 1 क्रिटिकल एंगल, वो 1/x दिया हुआ है, ये 1/x दिया हुआ है, तो ये रख दिया मैंने 1/x अपॉन साइन थीटा 1 यहां से निकाल लो, नहीं है साइन थीटा 1 यहां से निकाल लो, तो ये आ गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1.28 रख दो और फिर फाइनली इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, फाइंड x। आई थिंक समझ में आ गया होगा, डेंसर से रेयर पे जा रही है और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जस्ट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। और आपको जो क्रिटिकल एंगल दिया था अपॉन साइन थीटा 1, वो 1.28 दिया था, तो तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, मतलब म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर या फिर μ1 अपॉन μ2 निकालना था, और उसको मैंने x एज्यूम कर लिया था। तो मैंने क्या क्या किया देखो, एक तो मैंने साइन जो क्रिटिकल एंगल था वो 1/x हो गया, दूसरा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वहां से हमारा टेन थीटा 1 वो 1/x निकल के आया, तो वहां से फिर साइन थीटा 1 भी आप फाइंड कर सकते हो, नहीं है साइन थीटा 1 भी फाइंड कर सकते हो। और आपको जो कंडीशन दे रखी थी साइन क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन थीटा 1 1.28, उसमें x के फॉर्म में वैल्यूज रख दो और लास्ट में x निकालो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो प्रूफ है, तुम जानते होगे, ये तो हर बुक में मिलता है कि प्रिज्म के केस में अगर a और I ये स्मॉल हो तो फिर जो डेविएशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली μ-1 इंटू ए इस पे बेस्ड होता है। ये तुम्हें हर बुक में और क्लास में करवाते भी होंगे। और अदरवाइज जो डेविएशन का जनरल फॉर्मूला होता है, डेविएशन का जनरल फॉर्मूला वो I1 प्लस I2 माइनस ए के इक्वल होता है, क्यों ये कह लो। और एक्चुअल में यहाँ पे I देखोगे तो ये I जो है वो I1 वाला है, अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में ये जो I है वो I1 वाला है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कह बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। मतलब प्रिज्म से जनरल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो I1 प्लस I2 माइनस ए होता है, लेकिन अगर ए और आई या फिर ए और I1 छोटे हों काफ़ी, तो फिर डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, μ-1 इंटू ए में, उस पर भेजता है। ग्लास प्रिज्म है और तुमसे कहता है लीस्ट डिफ्लेक्शन एंगल, वो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल दिया हुआ, मतलब डेल्टा एम इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो फिर तुम्हें ए ही निकालना है, ए कितना होगा। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तुम जानते हो कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 होता है क्या। और ग्लास प्रिज्म दिया था तो म्यू को रख देना 3/2 और मिनिमम डेविएशन को रख देना a,
तो यहां से फिर ए फाइंड कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल दिया हुआ है, तो तुम्हें ए ही निकालना है और ग्लास प्रिज्म ये कर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिंग एंगल ये दिया हुआ है और ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, तो तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। मिनिमम तो चलो समझ में आता है ना, कि जो म्यू होगा, मिनिमम अगर देखोगे तो मिनिमम तो सीधे सीधे लिख लो, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब म्यू को रख लोगे 3/2, ए को रख लोगे सिंगल 60 डिग्री, ये थीटा के इक्वल दिया हुआ है, ध्यान रखना, जो 60 डिग्री है। तो यहां से तुम डेल्टा एम फाइंड कर लोगे। तो ये तो सिंपल है, ठीक, मिनिमम तो सिंपल है। अब मैक्सिमम में थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या है, एक्चुअल में मैक्सिमम में क्या होता है ना, तुम जब डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा होता है, एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है बेटा। और आई की जो रेंज होती है वो 90 डिग्री तक जाती है ना, अगर देखोगे तो 90 डिग्री तक जाती है। क्यों? तो इसका मतलब एट आई और I1 कुछ भी कह लो इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए ना, ग्राफ को देख के कह सकते हो ना, ये मैक्सिमम आएगा, देखो ये, ठीक। तो एट आई और I1 इक्वल टू 90 डिग्री जो भी डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना। अब डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इसमें से I1 को तो रख दोगे 90 डिग्री और ए तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है। अब रह जाती बात सिर्फ I2 की, रह जाती है ना, अगर I2 निकल जाए तो काम चल गया हमारा। अब सुनो, अगर I1 90 है तो फिर जो R1 होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि रेयरर मीडियम में जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो डेंसर मीडियम में उसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा होता है, तो R1 की वैल्यू थीटा सी के इक्वल होगी और वो साइन इनवर्स म्यू के इक्वल होगी, साइन इनवर्स 1/म्यू के इक्वल, ये हो गया R1। उसके बाद R2 की वैल्यू A माइनस R1 होगी, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू A के इक्वल होता है, ये R2 आ गया। और उसके बाद एक बार दोबारा से अप्लाई कर दो, म्यू इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। ये हो गया। तो यहां से तुम अब I2 निकालो, बस म्यू तुम्हें पता है, R2 पता है, तो यहां से तुम I2 निकाल लेना। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट चल गया होगा पता। पहली बात तो क्या है, देखो मिनिमम डेविएशन में तो चलो सिंपल है कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 लगा दिया। मैक्सिमम डेविएशन बस ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री पे मिलेगा आपको, और डेविएशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो I1 प्लस I2 माइनस ए के इक्वल होता है।
अब I1 यहाँ पे 90 हो गया, A 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। मेन था I2 कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हो गए कि I1 जिसमें 90 होता है तो उसमें R1 क्रिटिकल एंगल होगा और R2 फिर A माइनस R1 के इक्वल होगा और लास्ट में म्यू इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 कर दोगे तो वहां से I2 फाइंड हो जाएगा। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव एंगल तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है और एयर में मिनिमम डेविएशन 37 डिग्री दे रखा है, तो तुम्हें मिनिमम डेविएशन वाटर में निकालना है। एक बार दोबारा देख लो और दिया नहीं है ग्लास प्रिज्म होगा, ठीक है। ग्लास नहीं भी होगा तो जनरल चलो मान लो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेता हूँ, ठीक है। प्रिज्म का ले लेता हूँ म्यू, तो देख लो एक बार दोबारा सुनो। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए 60 डिग्री दिया हुआ है और एयर में आपको मिनिमम डेविएशन 37 डिग्री दे रखा है, तो वाटर में निकालना कितना होगा। तो सुनो, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। एक तो ये इक्वेशन बन गई एयर में, अब दूसरा देखना वाटर में। यहाँ पे म्यू रिलेटिव आ जाता है, बस हो गया। म्यू रिलेटिव का मतलब हो गया म्यू अपॉन म्यू ऑफ वाटर हो जाएगा 4/3 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई 2। ये वाटर में आ गया, थोड़ा मैथ से अप्लाई होनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये वाटर में आ गया, अब दोनों को डिवाइड कर दो, बस हो गया। तो खैर ये म्यू तो कैंसिल ही हो गया एक्चुअल में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लास का हो किसी का भी हो, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो इसमें ए तुम्हें दिया हुआ है, मतलब 3/4 की वैल्यू ये हो गई साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2, ये हो गई। अब तुम्हें ए और डेल्टा एम मालूम है, डेल्टा एम डैश निकालना बस हो गया। नहीं है, ए और डेल्टा एम ये तुम्हें पता है, फाइंड डेल्टा एम डैश। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक। ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना था। अच्छा एक चीज और भी है इसमें, अपॉन साइन ए बाई 2 भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे इसमें भी आएगा अपॉन साइन ए बाई 2, और यहाँ भी आएगा अपॉन साइन ए बाई 2। क्यों, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान ठीक है। तो आई थिंक 2 बार लगाओगे, और वाटर में वो जो म्यू लेते हो वो म्यू रिलेटिव लोगे, ठीक है ना। वाटर में जो भी लोगे म्यू रिलेटिव लोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, एक्चुअल में ये ए है, ध्यान रखना।
ए एंगल 60 डिग्री दिया हुआ और तुम 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हो और जिनके म्यू 2 अलग अलग दे रखे हैं तुम्हें, और लीस्ट डिफ्लेक्शन वाला केस लेना है, मिनिमम डेविएशन वाला केस लेना है, तो तुमसे ये कहता है कि जब रेस बाहर निकलेंगी तो उनमें आपस में क्या एंगल होगा। एक बार दोबारा सुन लो। ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और तुमने बाई क्रोमेटिक लाइट डाली है जिनके म्यू तुम्हें अलग अलग दिए हुए और मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन लेनी है, तो तुमसे कहता है कि जब रेज बाहर निकलेंगी तो उनमें आपस में एंगल कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है। तो सुनो क्या है, यहाँ पे जो म्यू है वो साइन, अच्छा एक काम करते हैं, डेल्टा एम को मैं थीटा ले लेता हूँ, हाँ, दैट थीटा। तो म्यू इक्वल टू कितना होगा, देखो साइन ए प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एम को मैंने ले लिया थीटा। अब क्या है देखो, इसमें म्यू और थीटा ये 2 वेरिएबल है, लेकिन उनमें जो चेंज है वो काफी स्मॉल है। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं वो देखना, हाँ। डेल्टा म्यू इक्वल टू साइन की जगह हो गया कॉस, कॉस ए प्लस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बेटा इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें से जो डेल्टा म्यू है ये तो हो गया 1.515, डिफरेंस कह लो 1.520, 520 ये हो गया, और ए एंगल तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है और ये तुम्हें डेल्टा थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना, ये तुम्हें डेल्टा थीटा फाइंड करना है, ये कह लो। एक बार दोबारा सुन लो क्या था, ए एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकालनी थी तुम्हें, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकालनी थी और तुम्हें बाई क्रोमेटिक लाइट दी थी और जिनके 2 अलग अलग म्यू दिए थे। तो तुमसे कहता है कि जब दोनों लाइट्स अल्टीमेटली बाहर निकलेंगी तो दोनों के बीच में आपस में कितना एंगल होगा, तो ये है कैलकुलेट। अभी इसमें वो रह गया कॉस ए प्लस थीटा बाई 2, ये कैसे निकालोगे, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया ना कॉस ए प्लस थीटा बाई 2, ये रह गया, ये कैसे निकालोगे। तो देखो म्यू ये होगा साइन ए प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हो गया।
इसका मतलब साइन ए प्लस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई म्यू साइन ए बाई 2। ये आ गया। अब यहां से तुम्हारा ये निकल जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा थीटा बाई 2, ये निकल जाएगा। अब इसमें ए तो दिया हुआ 60 डिग्री। अब तुम कह सकते हो म्यू कितना लूं, तो म्यू की वैल्यू म्यू मीन ले लो, बस हो गया। यहाँ पे म्यू की वैल्यू म्यू मीन ले लो, और म्यू मीन कितना हो गया देखो 1.515 प्लस 1.520, समझे ना, 1.515 प्लस 1.520 डिवाइडेड बाई 2, ये ले लेना। तो यहाँ से तुम्हारा साइन ए प्लस डेल्टा ए प्लस थीटा बाई 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से फिर कॉस निकालेना, फाइंड कॉस ए प्लस थीटा बाई 2, ये कर लो। और एक छोटी सी बात देखना कि जैसे ना मैंने यहाँ पे मिनिमम डेविएशन को थीटा से लिखा हुआ है। तो अब आप एक बात बताओ कि मान लो एक रे ऑफ लाइट 20 डिग्री डेविएट हुई और मिनिमम डेविएशन चल रहा है, और दूसरी रे ऑफ लाइट 21 डिग्री डेविएट हुई, तो इसका मतलब जो डेल्टा थीटा होगा जो हम पूछ रहे हैं वो फिर 1 डिग्री होगा ना। समझ में आ रहा है? बताओ क्या कह रहा हूँ मैं, कि एक रे ऑफ लाइट मान लो 20 डिग्री डेविएट हुई, मतलब ये समझ लो कि जैसे थीटा 1 है फॉर एग्जाम्पल, थीटा 1 एक्चुअल में मिनिमम डेविएशन फॉर 1 है, वो मान लो लेट 20 डिग्री है, और थीटा 2 मान लो मिनिमम डेविएशन फॉर 2 है, ये लेट 21 डिग्री है। तो इसका मतलब जो डेल्टा थीटा होगा, दोनों रेज का जो बीच का एंगल होगा, वो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री होगा। तो वो इन दोनों का ही डिफरेंस हो जाएगा ना, एक तरीके से। नहीं बताओ, ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब डेल्टा थीटा यहां से भी वही आएगा। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेना। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बाइक्रोमेटिक लाइट दी हुई है, और मिनिमम डेविएशन कंडीशन लेनी है तुम्हें। तो तुमसे ये कहता है कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन में जो दोनों लाइट्स निकलेंगी उनमें आपस में कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा, ये प्रूव करना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। फर्मेट्स प्रिंसिपल पे बेस्ड आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉज प्रूव करना है, ठीक है। इसमें देखो कैसे करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन का अगर मैं करूं, मान लो रे को यहां से यहां पहुंचना है, ठीक। तो एक कोई जनरल पाथ ले लेता हूं, ऐसे गई मान लो, ए से बी पहुंचना है, ध्यान से देखना, ऐसे। ये आई है, ये आर है। अब हमें यही तो प्रूव करना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और इस रे ऑफ लाइट, इस मीडियम में मान लो स्पीड ऑफ लाइट v है, सब कुछ करो, ठीक है। तो सुनो क्या है, ध्यान से देखना। एक तो ये वैल्यू कांस्टेंट है एल, एक ये वैल्यू कांस्टेंट है D1 कह लो, और एक ये वैल्यू कांस्टेंट है D2।
और मान लो ये x वेरिएबल है, तो फिर ये l माइनस एक्स हो गया, इसको p कह दे रहा हूं मैं। अब आप देखो a से b तक पहुंचने में जो लाइट को टाइम लगेगा, a से b तक पहुंचने में लाइट को जो टाइम लगेगा वो लगेगा AP अपॉन V प्लस PB अपॉन V। आई थिंक समझ में आ गया होगा। AP अपॉन V प्लस PB अपॉन V, या कह सकते हो 1 अपॉन V। अब AP कितना होगा देखो, AP होगा अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा D1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये AP हो गया, प्लस PB कितना होगा अंडर रूट ऑफ D2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, ये बन गया टोटल टाइम। x वेरिएबल था, ध्यान रखना। अब फर्मेट्स प्रिंसिपल तुम जानते होगे, ये होता है कि रे ऑफ लाइट वो पाथ फॉलो करती है जिसमें उसको टाइम क्या लगे, मिनिमम लगे। तो तुम्हें डी टी अपॉन डी एक्स, इसको 0 पुट करना है। और जब तुम डी टी अपॉन डी एक्स को 0 पुट करोगे तो बताता हूँ रिजल्ट कैसा आएगा, हाँ ध्यान से देखना। जब डी टी अपॉन डी एक्स को 0 पुट करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, ये रिजल्ट ऐसा आएगा 1 अपॉन वी, ध्यान से देखना, एक्स अपॉन अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट D2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना आ जाता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। और तुम एक चीज देखो, ये अगर I है होगा, और ये अगर R है तो फिर ये वाला एंगल R होगा। और जरा देखना, ये साइन I आ रहा होगा, और ये साइन R आ रहा होगा। क्यों नहीं है, इतना आ रहा होगा। तो यहां से जरा देखो, साइन आई इक्वल टू साइन आर आ गया, मतलब डी टी अपॉन डी एक्स को 0 पुट करके साइन आई इक्वल टू साइन आर आ गया। इसका मतलब आई इक्वल टू आर आ गया। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन लॉ। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सुनो। यहां से मान लो यहां पहुंचना था उसको, हाँ, ये और ये I1, ये I2, ये μ1, ये μ2, और यहाँ स्पीड मान लो v1 है, और यहाँ स्पीड मान लो v2 है। और इसको a, इसको b, और इसको p लिखा मैंने। अब देखो फिर से वही, ये d1 और ये d2,
और अगर ये x है तो फिर ये वाली डिस्टेंस l माइनस एक्स होगी। अब जो टाइम लगेगा a से b तक जाने में, ये कितना लगेगा देखो, AP अपॉन V1 माइनस प्लस BP अपॉन V2, केवल x वेरिएबल लिया है, ध्यान रखना बेटा, जो पिछली बार की तरह AP अपॉन इतना। अब AP कितना हो गया, अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन V1 प्लस अंडर रूट D2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन V2। और लास्ट में फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि अगर आपको t को मिनिमम करना है तो आप dt अपॉन dx इसको जीरो करोगे, लेकिन अब जब तुम dt अपॉन dx को जीरो पुट करोगे तो तुम देखना अब तुम्हारा रिजल्ट ऐसे आएगा, साइन i1 अपॉन v1 माइनस साइन i2 अपॉन v2 इक्वल टू जीरो। अब तुम्हारा रिजल्ट ये आएगा। अब आप v1 को क्या लिख सकते हो, देखो v1 को आप लिख सकते हो c अपॉन म्यू 1 लिख सकते हो, और v2 को लिख सकते हो c अपॉन म्यू 2। तो c तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा फाइनली ये आ जाएगा म्यू 1 साइन i1, म्यू 1 साइन i1 इक्वल टू म्यू 2 साइन i2। और यही तुम जानते हो स्नेल्स लॉ है या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चंस में D1 D2 और L वो कांस्टेंट थे और हमने x एक वेरिएबल लिया और टाइम फाइंड किया। और फर्मेट्स प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि टाइम मिनिमम होना चाहिए, इसके अंदर dt अपॉन dx को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ना तुम्हें केवल रे डायग्राम की हेल्प से पहले पार्ट में क्या करना है, देखो जो है तुम्हें रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी है, जैसे ऐसे आई है तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है, ठीक, कैसे होगी। तो एक बात बताओ कि यहां पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करोगे ना एक्चुअल में, देखो ऐसे रे डाली है तुमने, ये फोकस दिया हुआ है, तो तुम्हें फिर ये वाली डिस्टेंस को ना डबल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना पड़ेगा बेटा। जैसे ये डिस्टेंस d है मान लो, तो उतनी ही डिस्टेंस और डीप है, फिर तुम्हें इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, क्यों, समझ गए ना, ये नॉर्मल चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये नॉर्मल हो गया और ये एंगल आई है तो उतने ही एंगल आर पे रिफ्लेक्ट कर देना, ये एंगल आर हो जाएगा तो उतने ही एंगल पे आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, ये क्या। इसी टाइप से दूसरी वाली फिगर में आ जाएगा,
कि ये फोकस दिया हुआ है, उतने की डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेना, और लाइट ऐसे गिरी है। पहली बात तो यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, क्यों, ये हो गया। अब जितना एंगल आई है उतने एंगल आर पे तुम रे को क्या करना, रिफ्लेक्ट कर देना। तो मेरे ख्याल से पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हें फोकस दिया था और एक रे ऑफ लाइट दे रखी थी। तो रे डायग्राम की हेल्प से, रे डायग्राम की हेल्प से आपको रिफ्लेक्टेड रे निकालनी थी, कितना क्या होगी, बी पार्ट। ये भी मेरे ख्याल से तुमने क्लासेस में किया होगा और मेरी बुक में भी दिया होता है। इसमें ना P तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और P डैश तुम्हें इमेज दे रखी है, देखो दोनों फिगर्स में P और P डैश, P ऑब्जेक्ट P डैश इमेज दे रखी है। तो इसमें फिर तुम्हें मिरर की पोजीशन बतानी है, फोकल पॉइंट बताना है, एंड सो ऑन। तो कुछ इस टाइप से होता है ना, अगर देखोगे तो ये होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो तुम इसके बराबर, इसके इक्वल एक ओ डैश पॉइंट ले लो और ओ डैश को आई से ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे मिरर आता है, बस हो गया, इस जगह पे मिरर आता है। मतलब ओ के इक्वल एक ओ डैश पॉइंट लिया और ओ डैश को आई से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और तुम्हें दिख रही होगी, इसमें जो इमेज है वो इन्वर्टेड दिख रही होगी। आप देखो ना, इमेज इन्वर्टेड दिख रही होगी बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज ऊपर है। तो इन्वर्टेड कौन बनाता है, कनकेव मिरर बनाता है। क्यों कनकेव मिरर बनाता है, तो कनकेव मिरर ये ऐसे रहा होगा, इस टाइप से रहा होगा। अब ऐसा क्यों, वो देखो, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलती वो उतने ही एंगल पे ऐसे चली जाती और आगे चल के उसको आई से पास होना था। तो इस एंगल की, इस रीजन की वजह से क्या मेरे पास हो गया, ये कह लो, ये आ गया। मतलब जितना एंगल ये होता उतने ही एंगल पे ये वापस चली जाती, ये हो। अब तुम्हें फोकस भी निकालना था इसमें, ये फोकस कैसे निकालोगे, केवल रे डायग्राम ड्रॉ करना है और फोकस निकालना था तुम्हें। फोकस के लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी ले लो और इसको आई से ज्वाइन कर दो। तो ये जहां पे कट हो रहा होगा, ये जहां पे कट हो रहा होगा वो क्या बनेगा, फोकस बनेगा, ये हो गया, ऐसे फोकस। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या था देखो, दूसरे पार्ट में ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। तो इमेज तुम्हें इरेक्ट दिख रही होगी, मतलब जैसे इसमें तो कनकेव मिरर बना था, ध्यान रखना। लेकिन इसमें तुम्हें जो इमेज दिख रही होगी वो इरेक्ट है लेकिन डिमिनिस्ड है, छोटी है। तो इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर बनेगा। समझ में आ रही बात, पहले वाले पार्ट में इमेज इन्वर्टेड है तो कनकेव होगा, और दूसरे वाले पार्ट में इमेज इरेक्ट है लेकिन छोटी है तो इसका मतलब कन्वेक्स होगा। तो इसका भी वैसे ही कर सकते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, तो मैंने तुमसे कहा ऑब्जेक्ट से उतना ही नीचे एक ओडेस पॉइंट ले लो और ओडेस को आई से ज्वाइन कर दो। इसका मतलब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है,
ये ध्यान रखना, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, लेकिन कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ को फेस करेगा। ध्यान रखना, मिरर किधर को फेस करेगा? ऑब्जेक्ट की तरफ को। तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे, इस टाइप से बनाओगे। मतलब ऑब्वियस ही बात है, मिरर का फेस किधर की तरफ होना चाहिए? बताओ, ऑब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए ना, मतलब जो है ये हो गया। और इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते तो रे डायग्राम क्या होता है इसका? रे डायग्राम इसका कुछ ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट से जो रे यहाँ चलती, वो उतने ही एंगल पे इधर को चली जाती, और जब पीछे एक्सटेंड करते तब वो आई से पास होती। और तुम्हें फोकस भी निकालना था, तो एक रे सीधी ले लो और इसको आई से ज्वाइन कर दो, ये हो गया। और जब पीछे ले जाओगे, इसका मतलब यहाँ पे होगा इसका फोकस, ये कह लो, और ये वाला पॉइंट पोल हो गया। तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी सेकंड लेक्चर में तुम्हारा रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स लेंगे। सो थैंक यू एंड गुड डे।